बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, यानी हर एक पॉइंट पर, जिस रीजन की बात कर रहे हैं उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन सेम है, बराबर है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसके भीतर एक पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी से छोड़ दिया जाए, या फिर कहें कि कुछ वेलोसिटी से उसको फेंक दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, तो हम जानते हैं कि उस पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स पक्का लगेगा, जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिसको हम F बराबर QVB साइन थीटा से लिखते भी हैं। तो अगर वो फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के भीतर कुछ वेलोसिटी से घुसा है, इंटर किया है, तो उसका कुछ मोशन होगा, वो किसी एक रास्ते पर मोशन करेगा, गति करेगा। तो आज हम उस गति को ही पढ़ेंगे कि क्या वो गति स्ट्रेट लाइन की है, या कर्व पाथ कोई बन रहा है, या कोई सर्कुलर मोशन वो स्टार्ट कर दे रहा है करना चार्ज पार्टिकल, या फिर जहां हमने उसको छोड़ा है कुछ वेलोसिटी दे करके और मैग्नेटिक फील्ड के भीतर जाते ही वो रुक जा रहा है। तो रास्ता क्या है, उसके चलने का जो गति करने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इसके मोशन की स्टडी करेंगे। अगर वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उस पाथ की रेडियस क्या है, अगर वो कर्व पाथ पर कर रहा है तो उसकी रेंज क्या है, हाइट क्या है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं जो कि यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पर बराबर मैग्नीट्यूड की फील्ड है। एक फील्ड बनाते हैं हम यहाँ पर, ये जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है हमारा ना, यहीं पर हम ऐसी फील्ड लेते हैं जिसकी डायरेक्शन इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ फील्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं, क्रॉस करके, सर्किल के भीतर क्रॉस करके लिख देते हैं, बना देते हैं। ये दिखाता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ है। इसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। अभी बताते हैं आपको। मतलब ये डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, इसके इस पॉइंट पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे, ठीक है। तीर हम किधर बनाएंगे, इधर की तरफ तीर होगा। ये मान लीजिए कि बाण है, एक एरो है, और इसका पिछला भाग है, टेल है, और ये हेड है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, हर पॉइंट पर सेम है, मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके भीतर एक पार्टिकल को छोड़ेंगे, और उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी होना चाहिए, नहीं तो फोर्स लगेगा नहीं, और वो पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज उस पर फोर्स तब भी नहीं लगेगा। ठीक है, दो कंडीशन है भाई, उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज होना चाहिए, उस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि किसी स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता ही नहीं। ठीक है, तो भाई एक पॉजिटिव चार्ज को अपनी सुविधा के लिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, बाकी कोई भी चार्ज ले सकते हैं, आप नेगेटिव चार्ज ले सकते हो, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी ले सकते हो, फोर्स तो लगना तय है। अगर उसकी वेलोसिटी कुछ है तो फोर्स लगना तय है, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज वाला एक पार्टिकल है, और इसको हमने यहाँ पर v वेलोसिटी से भेज दिया है, फेंक दिया है इसके भीतर। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लिया कुछ एंगल बना रहा है ये। ठीक है, कुछ एंगल मान लिया बना रहा है, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, जो हमने v भेजा है, v क्या है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम थीटा को 90 हुए मानते हुए चलते हैं, थीटा को 90 मानते हुए चलते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर होता ये है कि थीटा 90 है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री बनाते हुए जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, चाहे जहाँ से भी ले लें हम, ऐसे लेकर के जाएँ, ऐसे लेकर के जाएँ, ऐसे लेकर के जाएँ, हर बार ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर कुछ एंगल बनाना है हमको तो हमें दिखाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को इसी प्लेन पर दिखाए, और फिर वेलोसिटी को भी इसी प्लेन पर दिखाए, कुछ एंगल बनाते हुए दिखा दें यहाँ पर। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, थीटा 90 होगा, हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड के भीतर के से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है। जब इस एंगल पर ये जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के भीतर घुसेगा, तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड की यही प्रॉपर्टी है कि भाई आ जाओ हमारे अंदर, और तुम्हारे पास अगर चार्ज है और वेलोसिटी है तो हम तुम्हारे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, चाहे तुम छोटे हो, बड़े हो,
बिल्कुल भी तुम्हारी साइज नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर फोर्स तो लगेगा। तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट कर देता है, और ये इस फोर्स की वजह से होता क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर लूप में ऐसे मोशन करता है। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से एक सर्किल के फॉर्म में मोशन करता है। यानी आपको बता दें, यहीं से चीज़ कंफर्म हो जाती है कि भाई एक सर्किल के फॉर्म में ये मोशन करता है। चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v है, और उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के भीतर धकेल दिया, धक्का दिया इस वेलोसिटी से। फिर क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से एक सर्कुलर मोशन करेगा, ये सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन की खास बात ये होती है कि भाई इसके सेंटर पे, मान लिया ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर है, तो जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा फोर्स यहाँ पर ज़रूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, FC से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए, तभी नहीं सर्कुलर मोशन करेगा, तभी तो एक सर्किल के फॉर्म में उसके रास्ते पर, सर्किल के रास्ते पर चलेगा। और ये फोर्स कहाँ से मिलेगा उसको? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। यहीं से इसका जो है ये सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा इस चार्ज पार्टिकल के लिए, और इस वजह से एक सर्किल के फॉर्म में ये मोशन करेगा। इसका सर्कुलर मोशन होगा, एक सर्किल के फॉर्म में मोशन करेगा, जिसकी रेडियस को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि r है, जिसकी रेडियस को r सपोज कर लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक r मान लेते हैं। ठीक है, अब देखें सर्कुलर मोशन अगर होता है पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। जो फोर्स यहाँ लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर जैसे ही वो एंटर करेगा, तो होता ये है कि Q, V और B, और उसके बाद साइन थीटा होता है, थीटा एंगल होता है इस V और कैपिटल B के बीच में। इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो ऐसा कुछ लिखते हैं, Q लिखते हैं, फिर V लिखते हैं, V वेक्टर होता है, कैपिटल V नहीं स्मॉल v है, ध्यान देना। और उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, और फाइनली जब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से ये इतना आ जाता है। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। इतना मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम चलो m लिख देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमें, जैसे ही हम इस चार्ज पार्टिकल को इसके भीतर भेजेंगे कुछ वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना फोर्स लगाएगा। और हमने कहा कि अगर सर्किल में ये मोशन कर रहा है, सर्किल में मोशन कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसको कहीं से मिल रहा होगा। ठीक है, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ मैग्नेटिक फोर्स, यहीं ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो चलो हम बराबर करते हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड को बराबर करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर करते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को, यहाँ दोनों फोर्स तो वैसे बराबर नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है बाहर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और यही बैलेंस करके होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि जो अपना FC है वो, अगर हम एज मैग्नीट्यूड को ऐसे भी बना सकते हैं इस तरीके से, वो मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्किल के फॉर्म में मोशन कर रहा है, सर्किल के रास्ते पर मोशन कर रहा है, तो वो वैल्यू होती है, अगर उसका मास m है तो फिर m v²/r होती है। r रेडियस है उस सर्कुलर पाथ की, और v जो है वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है। जो भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ आ गया, और फिर इसकी वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v होगी इस तरीके से। बाकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है जो ओमेगा होती है, उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे, उसे हम निकाल भी सकते हैं। v=r ओमेगा से उसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। v=r ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ये लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन ये भी होता है, तो चाहे तो हम यहाँ पता कर सकते हैं, लेकिन हमें लीनियर वेलोसिटी से काम चल जा रहा है हमारा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, और वो इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है जिसका रेडियस r है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू ये होती है। और मैग्नेटिक फोर्स अभी हम यहाँ निकाले हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसमें भी क्या करेंगे, जो यहाँ हमने मोशन कराया है, जो पार्टिकल हमने यहाँ भेजा है, देखा हमने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रही है, और हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री बनाते हुए इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं।
यानी थीटा 90 है। जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 कितना होता है भाई, 1 होता है। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ जो पार्ट है ये वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ क्यू वी बी बचेगा। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स अपना है, जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कितना लगेगा, क्यू वी और कैपिटल वी। ठीक है, देखें वी स्क्वायर यहाँ है, एक वी यहाँ से कट जाएगा। अगर हम आर की बात करेंगे कि कितना रेडियस होगा, उस सर्किल का कितना रेडियस होगा जिस सर्किल पर ये मोशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उस रेडियस की बात करेंगे तो इस आर को लेकर के जाएंगे इधर साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्यू और बी है, क्यू और बी को इसके नीचे ढकेल देंगे यहाँ आर के पास। बाकी एम वी यहाँ पर पहले से है, क्योंकि एक वी स्क्वायर में से एक वी कट गया था यहाँ से, सिर्फ एम वी बचा हुआ है। यानी एम वी अपॉन में क्या है, क्यू बी है। ये आर हो गया, ये रेडियस हो गई सर्किल की जिस रास्ते पर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मोशन करेगा, गति करेगा। ठीक है, ये बात हो गई, ये रेडियस हमने पता कर ली यहाँ पर। अब चाहे तो हम यहाँ से इसका टाइम पीरियड भी पता कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा इस चार्ज पार्टिकल का, पूरा एक मोशन, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना उसको टाइम लग रहा है, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड अगर निकालना हो हमें तो टाइम पीरियड बराबर होता है कि जो पूरा टाइम पीरियड का मतलब ये टाइम ही तो होता है, और टाइम पीरियड का मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जितना उसको टाइम लग रहा है। अब पूरा चक्कर लगाने में उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ये होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, ये क्या होगा, टाइम होता है, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक राउंड लगाने में, इस सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, रेडियस आर है तो। और उसके बाद नीचे क्या होगा, वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा। ठीक है, ये वाली स्पीड होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो नीचे वी लिख देते हैं। क्लियर है। अब क्या करें, ये जो आर दिखाई दे रहा है, क्यों ना यहाँ से आर उठा करके यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पर अगर रखेंगे तो 2 पाई और फिर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एम वी अपॉन में क्यू कैपिटल बी है, और यहाँ नीचे वी पहले से ही था, इस वी से ये वाला वी कट जाएगा। अब टाइम पीरियड जो आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई और स्मॉल एम जो मास है पार्टिकल का, और नीचे में क्या रहेगा, क्यू बी रहेगा। ये टाइम पीरियड आया है, इसी टाइम पीरियड से ये मोशन करेगा, मतलब एक राउंड लगाने में, एक सर्किल का एक चक्कर लगाने में उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो दिख रहा है हमें, टाइम पीरियड ये क्या है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आर वार तो आया ही नहीं, मतलब रेडियस तो आई ही नहीं, और क्या नहीं आया, कहीं वेलोसिटी भी नहीं आई। मतलब अगर हम किसी भी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के भीतर भेज देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो टाइम पीरियड होगा उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। किसी वेलोसिटी से भेजें, उसका जो टाइम पीरियड होगा फिक्स होगा। किसी और जो सर्किल बनेगा वो किसी भी रेडियस का बन सकता है। मतलब ये दो बातों से इंडिपेंडेंट है। किस बातों से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर यानी रेडियस, और दूसरी बात है इंडिपेंडेंट ऑफ वी यानी वेलोसिटी और रेडियस दोनों से इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब किसी वेलोसिटी से भेज दें और किसी सर्किल के, किसी रेडियस के सर्किल पर ये मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड बराबर होगा। इससे एक बात कंफर्म होती है कि अगर मान लिया कि यहाँ पर रेडियस कम है और छोटी रेडियस में ये कोई मोशन कर रहा है, तो उसका मोशन क्या होगा भाई, उसका मोशन थोड़ा स्लो होगा। और जैसे ही अब उसी टाइम, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर करना है, और कोई चार्ज पार्टिकल अगर ज़्यादा फास्ट मोशन कर रहा है, तेज मोशन कर रहा है, तो फिर भी हमें टाइम पीरियड उतना ही चाहिए। तो क्या करेगा वो, तो वो ज़्यादा रेडियस वाला पाथ चूज करेगा। ठीक है, ज़्यादा रेडियस वाला पाथ चूज करेगा ताकि टाइम उतना ही लगना है। ठीक है, अगर छोटे रेडियस में चलेगा जो टाइम लग रहा है, बड़े रेडियस में चलेगा उतना ही टाइम लगना चाहिए। तो बड़े रेडियस में जब चलेगा तो जाहिर सी बात है फास्ट चलेगा, तेज चलेगा, ताकि उतने ही टाइम में ये एक राउंड कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, रेडियस का इंडिपेंडेंट है, और जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है इस चार्ज पार्टिकल की, उससे भी कोई डिपेंडेंट इसका नहीं नज़र आ रहा है, मतलब उस पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। ना तो आर पर ना वी पर ये डिपेंड कर रहा है, ना तो आर पर ना तो वी पर ये निर्भर कर रहा है, किसी इन बातों पर निर्भर नहीं कर रहा। निर्भर किस पे कर रहा है, जो मास है उसका,
जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो चार्ज रखा हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है, इन बातों पर डिपेंड कर रहा है। ये बढ़ेंगे घटेंगे तो चार्ज, ये जो टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा घटेगा, अदरवाइज आर और वी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, चाहे आर जितना ले लो चाहे वी जितना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितना राउंड ये लगा सकता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना राउंड ये लगा सकता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो होगा 1/T, इसको उल्टा कर देंगे QB अपॉन में 2πm हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी की आएगी। नंबर ऑफ राउंड्स पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना मोशन कितना राउंड लगा रहा है इस सर्किल का, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इसमें थोड़ा अलग अलग केसेस लेकर के देखते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर देखा सिर्फ 90 डिग्री पर वैल्यू। अब कोई ज़रूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो चार्ज पार्टिकल है वो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आए, कुछ किसी और एंगल से भी आ सकता है। तो इन तीनों केसेस को आज हम देखते हैं, 3 केसेस बनाएंगे। एक बार तो 90 वाला रहेगा ही, एक बार 0 डिग्री बनाते हुए लेकर के जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और दूसरी बार क्या करेंगे, किसी भी एंगल से लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और उन तीनों केसेस पर चलते हैं। जो 3 केस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 3 केसेस से सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। केस 1 है, केस 1 कि जो चार्ज पार्टिकल है और इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर एंटर कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो पैरेलल है, पैरेलली, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल enters the field parallelly, या फिर कहें पैरेलल टू बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल इंटर कर रहा है। जब पैरेलल इंटर कर रहा है तो हमें पता है कि पैरेलल के लिए क्या हो गया, जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है, तो थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, ये अपना जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है। इस केस में क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में फोर्स में हमारे पास साइन थीटा आता है, तो क्यों ना हम साइन 0 लगा लें, और साइन 0 0 आता है, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो Q होगा, B होगा, और फिर क्या होगा, B को क्यों छोड़ेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साइन 0 कर देंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो 0 फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये आ गया समझ में कि भाई अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बनाते हुए किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा है v वेलोसिटी से, तो वो जैसे चल रहा था उसी रास्ते से चलता रहेगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स अलग से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा, वो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया यहाँ से, इट या फिर चार्ज पार्टिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स चार्ज पार्टिकल continue to move in initial direction, जो भी उसकी इनिशियल डायरेक्शन है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी उसकी इनिशियल में, उसी डायरेक्शन में ये मोशन करता रहेगा, और कोई अलग से फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हुई कि मतलब यहाँ इसका यही है, फोर्स 0 होने का मतलब यही है, ठीक है। केस 2 देखते हैं, दूसरा केस। अब क्या करते हैं, अब 90 डिग्री पर लेकर के जाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर हम लेकर के जाते हैं। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स द फील्ड, यानी फील्ड के भीतर वो एंटर करता है, परपेंडिकुलरली या फिर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो एंटर कर रहा है, उसमें प्रवेश कर रहा है, किसके भीतर, मैग्नेटिक फील्ड के भीतर। जब ऐसा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो v वेलोसिटी है, v वेक्टर है, वो इस
बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसके परपेंडिकुलर है। और ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ कि थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जब थीटा 90 हो गया तो क्यों ना हम साइन 90 निकालें, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब जो फोर्स होगा, इस फोर्स की बात कर लेते हैं, Q, V और B, और फिर साइन कितना होगा, 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ से जो फोर्स मिलेगा हमें Q, V और B मिलेगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम फोर्स मिलता है, इससे ज़्यादा फोर्स तो मिल ही नहीं सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। चार्ज पार्टिकल के ऊपर इतने इससे ज़्यादा फोर्स लग ही नहीं सकता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, ये मैक्सिमम फोर्स होता है, ठीक है। जब इस फोर्स से कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के भीतर घुसता है, एंटर करता है, तो भाई होता क्या है, अब देखो वही वाला केस होगा, मतलब ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, और जो हमने यहाँ पर निकाला था वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी, मतलब वो कुछ उसकी कुछ रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की, उसका टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीज़ें हम पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। जब 90 डिग्री होगा तो यही यहाँ पर होगा, अब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब देखो होगा क्या, तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी से, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है तो। एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो, एक बात के लिए नोट करने वाली है कि जो फोर्स है F, ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड ये बिल्कुल नहीं बदलता है, ना तो घटाता है ना ही बढ़ाता है, ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं करता है। फिर ये होता क्या है, तब कैसे फोर्स लग रहा है, अगर हम कहेंगे ऐसा, जब ये स्पीड ही नहीं बढ़ाता तो फोर्स कैसा लग रहा है, ना तो घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये जो भी फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी स्पीड की डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है। क्या है, F चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये स्पीड को नहीं बदलता लेकिन उसकी डायरेक्शन को बदलता है। चार्ज्ड पार्टिकल, यहाँ चार्ज पार्टिकल लिखना था, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, और वो भी कंटिन्यूअसली, हमें लगातार एकदम से, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। और इसी कंटिन्यूअसली चेंज की वजह से, अब देखें जैसे फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के भीतर ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया है, इस डायरेक्शन में एंटर किया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। अब जैसे इधर से ये इधर आया, ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर क्या होगा, इसके ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, मतलब जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में इसके भीतर लगेगा, मतलब इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। फिर क्या होगा, इसका डायरेक्शन थोड़ा और बदलेगा, ऐसे था अभी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर फोर्स लगेगा, फिर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ये वी वेलोसिटी है, ये वी वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन इसकी सिर्फ बदल रही है, सिर्फ वी की डायरेक्शन बदल रही है। फिर जैसे इस पॉइंट पर आया, फिर ऐसे बदल जाएगा, ये वी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। फिर यहाँ आया, ऐसे बदल जाएगा, मतलब ये वी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। फिर वी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाएगा। इस तरीके से लगातार डायरेक्शन बदलते रहते हैं, जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन सिर्फ बदलती है, और इसी डायरेक्शन बदलने की वजह से मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। इसी डायरेक्शन के बदलने की वजह से ये सर्किल के फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है। ये हमेशा बार बार जैसे ये इधर आगे जाने की कोशिश करेगा, वैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसे खींच लेगा अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे वी वेलोसिटी का पूरा यहाँ पर क्या बन गया, पूरी एक सभा ही बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वी वेलोसिटी को देख रहे हो कि यहाँ इसका डायरेक्शन सिर्फ बदल रहा है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। जैसे ये थोड़ा सा आगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, सीधे जाएगी, ये चार्ज पार्टिकल सीधे जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो, लेकिन ये इसको अंदर की तरफ खींच रहा है बार बार। जैसे ये सीधे जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगा करके अपनी तरफ, इस सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे ही इसी प्रयास में क्या हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल एक सर्किल के फॉर्म में मोशन कर रहा है, ठीक है। बात आई समझ में, मतलब ये चार्ज पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलता है,
सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, हमेशा लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से सर्किल के फॉर्म में, एक सर्किल के रास्ते पर, सर्किल के पाथ पर मोशन करता है चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, जब स्पीड नहीं बदलेगी, एक बात और है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगी। ध्यान दीजिएगा, स्पीड नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। अगर ये चीज़ फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रही है, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी क्यों बदलेगी? ये भी नहीं बदलेगी। ये भी क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, ये भी कांस्टेंट रहेगी। स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। क्या बदलेगा? सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो है डायरेक्शन बदलेगा, उसी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। मान लीजिए कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ये वेक्टर है, वेक्टर के दो पार्ट है, इसकी एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी इसकी। ये जो वेक्टर है वी वेक्टर, इसका सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। क्लियर है? अब एक और केस लेते हैं, तीसरा केस जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम क्या करेंगे भाई? इसमें हम इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत थोड़ा सा मिटाया हमने। और फिर हम केस थर्ड लेते हैं, और केस थर्ड में चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंकते हैं या फिर इंटर कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंटर कराते हैं थीटा एंगल बनाते हुए। केस थर्ड है, केस थर्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल enters the field making an angle with it। उसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए ये एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के भीतर। ये एंटर कर रहा है कौन? चार्ज पार्टिकल। ठीक, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फोर्स तो लगना ही है। ठीक है भाई, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और ये थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। ठीक है, चले अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग बनाते हैं इस फिगर को, क्योंकि अभी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कुछ एंगल दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से ले लेते हैं। मान लिया ये हमने कुछ यहाँ पर एक्सिस बना दिए, इसको हम सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस है। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम y सपोज कर लेते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन खींची है इसको x एक्सिस सपोज कर लेते हैं, और ये जो तीसरा एक्सिस हम सपोज कर रहे हैं वो z वाला एक्सिस है। कैपिटल B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम इधर ही सपोज कर ले रहे हैं y एक्सिस पर। ठीक है, और जो अपना वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, जो चार्ज पार्टिकल है जो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, सपोज कर लेते हैं कि वो इस तरीके से यहाँ पर इंटर कर रहा है। इस B के साथ थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर ये एंटर कर रहा है, ये भी वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक तो कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो होगा V, और इसको हम पैरेलल वाला कंपोनेंट कह सकते हैं। V का पैरेलल वाला कंपोनेंट V cos थीटा। ठीक है, V cos थीटा। और एक होगा इसका कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला होगा, V इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाए, बराबर में V sin थीटा। ये दो चीज़ें हो गई, दो कंपोनेंट हो गए, और दो अपने जो है ये कंपोनेंट हो गए। वेलोसिटी मतलब दो हो गई यहाँ पर, मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन के साथ जो है दो वेलोसिटीज़ हो गई यहाँ पर। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसके साथ 0 डिग्री बना रहा है। मतलब यहाँ पर हमने इसी डायरेक्शन में इसको लिया है, तो कितना डिग्री बना रहा है एंगल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो 0 डिग्री बना रहा है। 0 डिग्री मतलब इसी के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इससे जो है कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये जो अपना कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा। क्या होगा ये? अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड, ये जो वाला जो कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा। कौन सा? पैरेलल वाला। लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला जो है इस पर फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन बदलेगी। इसकी डायरेक्शन बदलेगी तो फिर से वही सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, यानी कि इससे
ये अनअफेक्टेड रहेगा, इसका मतलब एक और भी है कि इन अनअफेक्टेड तो है, मतलब v वेलोसिटी अगर हमने लिया है कुछ एंगल बनाते हुए, यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल इसके भीतर एंटर कर रहा है, तो उसका जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, यानी कहें कि इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड है, मतलब ये बदल ही नहीं रहा है। कुछ तो पार्ट होगा इसका, वेलोसिटी का कुछ पार्ट तो होगा। मान लिया 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, यहाँ कुछ तो बराबर आएगा। मान लिया 8 मीटर पर सेकंड जो भी है, इस ये वाला कंपोनेंट आएगा तो, और ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो अनअफेक्टेड है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब एक जो कंपोनेंट है यहाँ पर, ये वाला अनअफेक्टेड कंपोनेंट वो जारी रहेगा, वो उसी, मतलब क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है लीनियर मोशन तो करता ही रहेगा, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लीनियर मोशन करता रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, बस ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला ये बदलेगा, और जब ये बदलेगा तो सर्कुलर मोशन उसके हिसाब से करेगा, इसके हिसाब से लीनियर मोशन। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा, लीनियर मोशन होगा, इसी का लीनियर मोशन होगा। किसका भाई, लीनियर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो है लीनियर मोशन यहाँ पर होगा, ये लीनियर मोशन होगा। ठीक है, लाइन में चलेगा ये, किसकी वजह से, इसी जो पैरेलल कंपोनेंट है इसका, जो बी की डायरेक्शन में है। और यहाँ पर देखें ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब दो प्रकार के मोशन हो गए हैं वहाँ पर। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं, लीनियर मोशन भी ये कर रहा है, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसकी वजह से, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। ये जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया है उसकी वजह से अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो लीनियर मोशन करेगा। ठीक है, लीनियर नहीं, सर्कुलर मोशन करेगा। लीनियर मोशन तो हो चुका, लीनियर मोशन भी करेगा और साथ में सर्कुलर मोशन भी करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है। ठीक है, जब लीनियर, इसकी वजह सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो वेलोसिटी यहाँ पर चाहिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वो यहाँ से मिलेगी हमें। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, जो FC है बराबर, अगर हम इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करते हैं इसको, तो होगा M, और फिर V जो लिखेंगे वो V ये परपेंडिकुलर वाला होगा, V परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर अपॉन में R रहेगा, बराबर में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है Q, V और B। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाला होगा, एक वेलोसिटी यहाँ से कट जाएगी। बाकी बचा क्या, यहाँ देखते हैं, बाकी क्या बचा है, M, और उसके बाद V का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो, और नीचे में क्या है, R है, अपॉन में बराबर में क्या है, QB है। ठीक है, अगर हम इस V परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे भाई, V साइन थीटा लिखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब अगर यहाँ से R पता करना चाहेंगे हम, तो होगा क्या, M और उसके बाद V और साइन थीटा होगा, और नीचे में QB करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला बदल गया हमारा। ठीक है, कब, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, तब ये फार्मूला होगा उस रेडियस के लिए जिस सर्किल पर वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जिस सर्किल के अलॉन्ग वो मोशन करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड के लिए क्या करना होगा हमें, 2 पाई, और फिर क्या करते हैं, R करते हैं और अपॉन में V लिखते हैं। V का कौन सा, यही पार्ट परपेंडिकुलर वाला। तो फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, R की वैल्यू जब लिखेंगे तो R की वैल्यू यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ इसकी जगह पर, तो होगा 2 पाई, और R की वैल्यू ये पूरी लिखेंगे हम, यानी MV और साइन थीटा है, और उसके बाद नीचे में QB है, और यहाँ पहले से V परपेंडिकुलर था, यानी कि V साइन थीटा लिख सकते हैं, V साइन थीटा। V साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ पर आएगा, टाइम पीरियड बराबर होगा ये 2 पाई और फिर M अपॉन में QB। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये बिल्कुल वैसे का वैसे आ गया। अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसी का उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड करेंगे, आ जाएगा। अब एक बात और देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि लीनियर मोशन भी कर रहा है साथ साथ। ठीक है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है आगे की तरफ, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से, और फिर आगे भी शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कि अभी वेलोसिटी यहाँ से छोड़ा हमने, फिर क्या होगा कि यहीं पर थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा देते हैं। ये वाई वाला एक्सिस है, ऐसे आगे बढ़ा दिया अभी हमने। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं ये जो वेलोसिटी यहाँ से छूटी है, इस चार्ज पार्टिकल अपना है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये ऐसे जाएगा, फिर क्या होगा, यहीं से अपने अब जो है सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा, और फिर ये ऐसे, और फिर ये मुड़ करके क्या होगा, फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये वाला आया, फिर ऐसे आएगा, ये इस तरीके से क्या होगा, मोशन करता रहेगा। ठीक है, और आगे भी बढ़ता रहेगा,
सर्कुलर मोशन भी करता रहेगा, और ये भी है खास बात इसकी कि आगे भी बढ़ता रहेगा। लीनियर मोशन भी करता रहेगा, सर्कुलर मोशन भी करता रहेगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो आगे बढ़ रहा है, ये जो एक राउंड लगा रहा है जिसके लिए टाइम पीरियड कैपिटल टी है, उसी टाइम पीरियड में ये इतना शिफ्ट हो रहा है, और इतना जो शिफ्ट हो रहा है, इतना पार्ट एक राउंड लगाने में जितना शिफ्ट हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, मतलब हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, आप जो है इसको इतने पार्ट को हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, और टी से रिप्रेजेंट करते हैं पिच ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जब लीनियर मोशन कर रहा है तो इसके साथ पिच आ गई। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, पिच वाला कॉन्सेप्ट आ गया। पिच कैसे निकालेंगे अब हम? पिच है क्या? ये डिस्टेंस है, कुछ है तो नहीं, डिस्टेंस है, मतलब लीनियर डिस्टेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का हो रहा है। ऐसा डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, उसे ही पिच कहते हैं। अब ये पिच जो है वो कैसे आएगी? पिच कैसे आएगी? क्योंकि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम कह सकते हैं। तो एक राउंड लगाने में जितना इसको टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी है, ठीक है, कैपिटल टी। इसके साथ वेलोसिटी हमको चाहिए कौन सी वाली? ये वाली वेलोसिटी जो अनअफेक्टेड है, पैरेलल वाली, यानी कि v, और इसके बाद पैरेलल वाली वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड वो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट तो हमने कहा पिच है। पिच मतलब एक राउंड लगाने में कितना आगे खिसक रहा है, दूसरा राउंड लगाने में उतना आगे और खसकेगा, तीसरे राउंड में और आगे इतना खसकेगा, चौथे राउंड में और इतना खसकेगा, इस तरीके से आगे खसकता रहेगा। एक एक राउंड में पिच के बराबर ये लीनियर मोशन भी करता रहेगा, पिच के बराबर लीनियर मोशन भी करता रहेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट इसके भीतर आता रहेगा। अब पिच की वैल्यू कैसे आएगी? क्योंकि जो परपेंडिकुलर यहाँ पर पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो है क्या? v cos थीटा है, उसके बाद t से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखें जो अपना पिच आएगा, स्मॉल t जो है, असल में ये स्मॉल t टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह सकते हैं। ये कितना होगा? v t cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी पिच की। ये हो गया पिच, ठीक है, पिच हो गया। अब टाइम पीरियड यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो, टाइम पीरियड की वैल्यू लिख दो। टाइम पीरियड इतना होता है 2πm/qb, इसको रखेंगे तो अब अपना जो स्मॉल t है यानी पिच है वो कितना हो जाएगा? v cos थीटा, इसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो टाइम पीरियड की वैल्यू है 2πm में क्या है? q है और b है। कुछ कटने लायक है, कुछ भी कटने लायक नहीं है। ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर आएगा, टाइम पीरियड नहीं जो पिच आएगा उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। ये कितना होगा? जो पिच आएगी उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 2πmv और फिर cos थीटा भी, इसको क्यों छोड़ेंगे, और नीचे में होगा qb। इतना थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला यहाँ आ गया, पिच के लिए थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। ये वैल्यू होगी पिच की, मतलब एक टाइम पीरियड में इतना ये लीनियर मोशन करेगा, खसक जाएगा आगे की तरफ, इतना खसक जाएगा, ठीक है। तो फिर आज हमने ये समझा कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड के भीतर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंक देते हैं इसके भीतर, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। उस फोर्स की वजह से अब ये जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो एक सर्कुलर मोशन होता है। हमने देखा कि अगर थीटा एंगल पर इसको फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इसके साथ सर्कुलर मोशन तो ये करता ही है, सर्कुलर मोशन करता ही है, साथ ही साथ ये सर्किल बनाते हुए आगे भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये बनाता क्या है? हेलिक्स बनाता है। इसका मोशन की बात करेंगे, क्या होगा? ये हेलिक्स, एक हेलिक्स में मोशन करता है। हेलिक्स ऐसे ही होता है ना, सर्किल बनाते हुए आगे शिफ्ट होना, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के भीतर हमने v वेलोसिटी से छोड़ा है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। दो टाइप का मोशन होता है, सर्कुलर मोशन और साथ में एक लीनियर मोशन भी होता है, जिसकी वजह से ये दोनों प्रकार के मोशन मिला करके हेलिक्स हो जाता है, हेलिक्स बनता है। इस तरीके से ये ऐसे राउंड राउंड करते हुए आगे भी बढ़ेगा और फिर सर्किल के फॉर्म में भी ये बार बार सर्किल बना रहा है, सर्किल के फॉर्म में सर्कुलर मोशन भी करता है और लीनियर मोशन भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। हेलिक्स बनाएगा ये, इसका क्या होगा? इसका मोशन को कहेंगे हेलिक्स, टोटल कंप्लीट मोशन को हेलिक्स कहेंगे। बाकी क्या होगा? बाकी सर्कुलर मोशन कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के भीतर अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से एंटर करता है तो वो हेलिक्स के फॉर्म में मोशन करता है। सर्कुलर मोशन और साथ में लीनियर मोशन दोनों मिलाकर के हेलिक्स मोशन होता है। अब बताओ हेलिक्स मोशन क्या होता है, कैसे करता है? ऐसे थोड़ी नहीं करता है, ऐसे ऐसे करता है। बोला यहाँ बताओ, यहाँ बताओ कैसे करता है? ऐसे 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 आगे ये बढ़ता रहता है,
तो बच्चों जो भी फार्मूला आज हमने पढ़ा है, जो रेडियस सर्कुलर मोशन जो कर रहा है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, R=ma/qv है, ये जो फार्मूला आया है। बाकी जो फार्मूले हैं अपने टाइम पीरियड के हैं, पिच के हैं, इन सबको क्या कर गया, दे दें, अच्छा दे देते, रुको। उन सारे फार्मूलों को थोड़ा सा यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल को सबसे पहले हम बढ़िया से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सारी चीज़ें ये जो हमने पढ़ी हैं, अभी हमने जो फार्मूला डिराइव किया है पिच के लिए, रेडियस के लिए, ये सब कुछ वहाँ अप्लाई होगा। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं कि आखिर जो हमारा डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आया है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, हमको ये चीज़ देखते हैं। तो बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया है, पहले इस एग्जांपल को पढ़ते हैं, फिर जो भी फार्मूला आज हमने पढ़ा है ना, रेडियस सर्कुलर मोशन जो कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उसमें जो रेडियस बनती है उस रेडियस की वैल्यू जो है वो फार्मूला यूज़ करना है, और साथ ही साथ हमको टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसको भी यहाँ पर यूज़ करना है। दोनों फार्मूलों को हम यूज़ करके बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन है, जिस पर माइनस का चार्ज होता है, जिसको हम इस तरीके से दिखाते भी हैं, ई के ऊपर माइनस लिख देते हैं। मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इतना, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी दी गई है v बराबर 4 × 10⁻⁻⁴ नहीं है, +4 है भाई, +4 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी इसकी कुछ ज़्यादा है। एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया हुआ है जो अंदर की तरफ है, ठीक है। क्या हो, इस प्लेन जो दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड का, इसके अंदर की तरफ, ठीक है, ये ऐसे अंदर की तरफ, ऑफ 10⁻⁻⁵ 10⁻⁵ टेस्ला का ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड बता रहा है, एज सोन इन फिगर, इस फिगर में दिया भी है। ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड द टाइम, उस टाइम को पता करना है यहाँ पर, टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो टाइम इसको लगेगा यहाँ से जब अंदर घुसा, फिर अंदर से जब बाहर आएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल वाला जो पाथ है उसको पूरा कवर करते हुए जब ये बाहर आएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। मतलब यहाँ से चलना शुरू किया इस पॉइंट ए से और फिर बी तक, ये पॉइंट ए से बी तक जाने में, इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर टहलने में या चलने में, मूव करने में उसको कितना समय लगेगा ये पता करना है, मतलब यहाँ टाइम टी हमें पता करना है कितना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी हमारे पास ये है कि हम पहले पता कर लें कि ये जो जिस सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ पर ये मोशन कर रहा है उसका रेडियस क्या है। अगर रेडियस पता चल जाए तो काम बन जाए हमारा, क्यों, क्योंकि जब रेडियस पता चल जाएगा, मान लिया आर हमने पता कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू पता कर ली हमने, जब आर पता चल जाएगा, ठीक है, अगर आर पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि सेमी सर्कल का ये जो है सरकमफरेंस कितना होगा। वैसे 2πr होता है लेकिन सेमी सर्कल तो πr होगा, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। और बाकी हमारे पास वेलोसिटी है इसकी, इसी वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये टाइम भी पता चल जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको ए से यहाँ टहल करके सेमी सर्कल बनाते हुए बी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, बस यही पता करना है, ठीक है। जो बातें उसको चाहे तो आप एक बार लिख भी सकते हो। जो v है हमारे पास ये दिया गया है कितना, 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, b की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻5 और टेस्ला है, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। पता करना है आपको यहाँ पर सबसे पहले तो r पता करना है। तो हमें पता है कि भाई एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जब इस तरीके से मोशन होता है तब, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली यहाँ पर घुसता है कुछ वेलोसिटी के साथ तो ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, ठीक है। और ये फोर्स होता है mv²/r और ये होता है qv और b होता है, ठीक है। v से v कैंसिल आउट करते हैं और फिर यहाँ से आता है mv और r आता है और बराबर में क्या करते हैं q और b आता है। यहाँ से जब हम निकालते हैं r की वैल्यू तो r की वैल्यू आती है, यहाँ से r को हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, और qb को नीचे ले जा करके यहाँ इसके नीचे रख देते हैं, मतलब r बराबर में हो जाएगा mv और अपॉन में क्या होगा, हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हो, उठा लो। ये रेडियस का फार्मूला आ गया।
चाहे वो सेमी सर्किल हो चाहे पूरा सर्किल हो, इस रेडियस का फार्मूला ये आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और देखें, मास इलेक्ट्रॉन का नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इसको यहाँ यूज़ कर लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन के मास को यहाँ यूज़ कर लेंगे, me को यहाँ यूज़ कर लेंगे, me यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ मास को यूज़ करेंगे 9.1 10⁻³ kg। v की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 4 × 10⁴ है। नीचे में क्या करना है, q लिखना है। q की वैल्यू भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको e से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 और × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। इस वैल्यू को लिख देते हैं q की जगह पर, ठीक है। 1.6 10⁻⁻19 हो गया। और जो b की वैल्यू है वो दिया गया है कि यहाँ कहाँ कितना दिया गया भाई, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, -5 यानी 10⁻⁻5 टेस्ला दिया गया। जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो आएगा अपना, आता कितना है भाई यहाँ पर 22.75 × 10⁻³ मीटर, इतना आता है। ये रेडियस आ गई। इतने रेडियस के सेमी सर्किल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के भीतर टहल रहा है, मोशन कर रहा है। अब हमें पता करना कितना टाइम लगेगा इसको इस पॉइंट से एंटर करने में, एंटर करने के बाद इस घूम करके फिर आने में, मतलब ए से बी तक, इस पॉइंट ए से बी वाले पॉइंट तक पहुँचने में, वो भी सर्किल, इस सेमी सर्किल के पाथ पर चलते हुए इसे कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेमी सर्किल जो है उसके सरकमफरेंस के बराबर, और पूरा सरकमफरेंस होता है पूरे सर्किल का 2πr होता है, ठीक है। लेकिन ये सेमी सर्किल है तो 2 हटा देंगे, यहाँ से आधा हो जाएगा ना। और नीचे में क्या होगा, स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगी। अब वैल्यू लिख देंगे, सारी वैल्यू तुम्हें पता है। आर अभी निकल के आया, अभी पहले से ही पता था। पाई की वैल्यू है 22 और बाई 7 नीचे लिख देंगे हम, ठीक है, नीचे 7 लिख देंगे। बाकी v की वैल्यू नीचे लिखेंगे 4 × 10⁴ होता है। r की वैल्यू यहाँ पर आई है 22.75 × 10⁻⁻3, ठीक है, ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 1.8 × 10⁻⁻6 सेकेंड। इसको चाहे तो आप 1.8 माइक्रो सेकेंड भी कह सकते हैं, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम लगेगा उसको, इतना जल्दी ये फटाक से यहाँ पर एंटर किया और फिर ऐसे ही निकल करके चला आएगा। बहुत कम समय लगता है, 1.8 माइक्रो सेकेंड का, सेकेंड भी नहीं, माइक्रो सेकेंड लग रहा है उसको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को, जो है मैग्नेटिक फील्ड के भीतर सेमी सर्किल का पाथ कवर करते हुए बाहर आने में। आज हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा है कि भाई मोशन कैसा होता है। बाकी फोर्स तो जानते ही थे पहले से कि फोर्स तो लगता ही है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन मोशन कैसा होता है ये हमने देखा। पहली बात तो हमने देखा 90 डिग्री पर जब एंटर कर रहा था तो सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन ये कर रहा था। और साथ ही साथ हमने देखा कि लीनियर मोशन भी इसका हो रहा है। जब थीटा एंगल पर हमने इसको ले करके गए हैं तो देखा हमने साथ में लीनियर मोशन भी हो रहा है। ये दोनों मोशन मिला करके हेलिक्स का फॉर्म बना लेते हैं। एक हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स के पाथ पर ये मोशन करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, किसके भीतर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी फील्ड जो हर एक पॉइंट पर बराबर है, जिसका मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर बराबर है, दिशा यानी डायरेक्शन भी हर जगह बराबर है, ठीक है। आज हमने पूरा इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा है। कुछ भी हमें याद करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, बेसिक चीज़ें बस थोड़ा याद रखनी है। बेसिक चीज़ें याद है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, पूरा डिराइव कर सकते हैं इसके लिए फार्मूला। सर्कुलर मोशन के लिए जो रेडियस की वैल्यू है, सर्कुलर मोशन के लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू है, सर्कुलर मोशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, सब यहाँ फाइंड कर सकते हैं। बस बेसिक पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो आज हमने ये बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ डेरिवेशन किया है। एक एग्जाम्पल के सहारे, एग्जाम्पल की मदद से हमने इसको समझा भी है कि कैसे इन फार्मूलों को हम अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, नीट जेईई वगैरह, एनडीए सीडीएस वगैरह इन सब में तो आते ही हैं। आज हमने जो किया है वो चार्ज पार्टिकल का मोशन हमने डिस्कस किया, कैसा मोशन होता है, वो किस पाथ पर मोशन करता है चार्ज पार्टिकल। क्या बोलो, टाइगर है, अच्छा काजल लगाया, अच्छा ठीक।
तो आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि मोशन आखिर कैसे होता है। मोशन होने का मतलब सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन साथ में होने का मतलब हेलिक्स के फॉर्म में इसको मूव करने का चार्ज पार्टिकल का रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है, बस वही फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ काम करता है उसके ऊपर लगातार काम करता रहता है, उसकी डायरेक्शन को बदलता रहता है और कुछ कंपोनेंट जो है उसके लीनियर मोशन को भी कॉज करते हैं। ठीक है, उसी लीनियर मोशन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिस वजह से दोनों प्रकार के मोशन होते हैं और वो हेलिक्स के फॉर्म में आगे भी बढ़ता है और फिर सर्कुलर मोशन भी करता रहता है। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा कोई डाउट बचा नहीं होगा आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट अगर है आपके ब्रेन में तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, ये पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।